सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज की जो ये तारीख है 23 मार्च, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और बड़ी ही खास वजह से दर्ज है। हम इसे याद तो करते हैं, लेकिन याद करते वक्त थोड़ी सी तकलीफ भी होती है। बिल्कुल, बल्कि यही हम कहना चाह रहे थे कि सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, हम सबके दिल में दर्ज है ये तारीख ना। बिल्कुल। और आज शहीद दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर गए। ये दिन न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गौरव अनुभव करवाता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देने का दिन है। बिल्कुल, याद करते ही बिल्कुल एक रोमांच सा होता है। मतलब बहुत सारी भावनाएं एक साथ आती हैं, जैसे कई भावनाओं का, जैसे कि ना कहते हैं कि लहरें आती हैं या कह के बहुत तेजी से हिलोरें आती हैं और लगता है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम खुशी व्यक्त करें, कि याद करें, कि नमन करें, कि मतलब लगता है कि क्या क्या कर दें और कैसे कैसे उनको याद करें। बिल्कुल, भावनाओं का एक सम्मिश्रण होता है, ज्वार सा आता है। बिल्कुल कहते हैं ना। दुख इस बात का होता है कि इतने कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमारे देश में ऐसे नौजवान, ऐसे लोग मौजूद है जो अपने देश के लिए प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम आम लोग जैसे हैं, हम लोग की टिप्पणी का या हम यूं कुछ भी बोलें उसका कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते वो करके चले गए, है ना। और उनके उज्जवल चरित्र के बस हम याद ही करते हैं, उनकी बातें याद कर सकते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जैसे कि सच मायने में अगर मंजू सोचो जरा भी, तो ऐसा लगता है कि कोई कहानी है, कोई किस्सा है, कोई किंवदंती है। बिल्कुल जैसे एक, हमें तो लगता है कि एक दो और पीढ़ी के बाद तो इस पर विश्वास करना भी असंभव सा लगेगा, है ना। तो एक छोटे से जीवन काल में इस तरह से क्रांति कर देना, वैचारिक क्रांति, और लोगों को बिल्कुल झकझोर के चले जाना, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में कई वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन 23 मार्च 1931 का वो दिन था जिस दिन भारत के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है कि हम इंसान को मार सकते हैं, या ये शरीर जो है ये नश्वर जरूर है, लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा से चले आते हैं और बहुत अपनी एक मजबूत जड़ जमा लेते हैं, जिनको कि हटाना बड़ा मुश्किल। और ऐसे विचारों को तो बिल्कुल हटाना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बड़े साम्राज्यों के पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। और ये बात जो है ना, हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये भगत सिंह ने इस तरह से कहा था कि आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो सकता है, हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। बिल्कुल। और इनके इन्हीं विचारों में युवाओं का जो पथ प्रदर्शन किया, और आज के दिन हम उन्हें सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी। रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी
बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये गीत जब हम सुनते हैं ना रेणु जी, और इसकी जो जिस तरह से फिल्मांकन किया गया ना, देखते देखते ही ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में मतलब ऐसे भाव आते हैं कि क्या व्यक्त करें हम, कि किस तरह से जब वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए जा रहे हैं और उसके एक दिन पहले भी जब उनका वजन नापा गया तो वो पहले से अधिक था। इस बात की खुशी थी कि वो देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने जा रहे हैं। तो ऐसा जज्बा मन में रखना ये कोई मामूली बात नहीं है और दिल तो यही कहता है कि हम भी यही कहें कि मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। हाँ। और आज हम कार्यक्रम में विश्व मौसम विज्ञान दिवस है तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे और करियर में भी मौसम विज्ञान में क्या करियर बना सकते हैं इस पर बात करेंगे और सखी विशेष में एथलीट सुधा सिंह के बारे में बताएंगे, है ना। और इसके अलावा हम 2 रिकॉर्डिंग भी अपने श्रोताओं के लिए लेकर के आए हैं। तो कोविड-19 टीकाकरण के बारे में महानगर पालिका मुंबई के अपर आयुक्त सुरेश काकानी जी से बातचीत जो की हमने वो आपको सुनवाएंगे। और इसके अलावा विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर मौसम विभाग के उप महानिदेशक जयंत सरकार से जो हमने बातचीत की है वो भी अपने सखियों को हम सुनवाएंगे। अच्छा, तो फिर हम कल की भी बात बता देते हैं, यानी आने वाले कल के दिन में भी सखी सहेली में हम जो है ना, कल वर्ल्ड टीबी डे है, यानी कि एंटी टीबी डे कह सकते हैं, यानी क्षय रोग निषेध दिवस है। तो इसमें हम डॉक्टर अनिल कुमार से बातचीत सुनवाएंगे और जो हम बराबर सखी विशेष बताते हैं तो एक सखी विशेष से बातचीत सुनवाएंगे। ऐसा नहीं हम उनके बारे में बताएंगे बल्कि खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अनुप्रिता मोरे से बातचीत जो की है वो भी सुनवाएंगे। तो बहुत सारे खजाने में हमारे पास चीजें हैं। जी अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी मौसम विज्ञान दिवस है तो सबसे पहले हम जो उप महानिदेशक जयंत सरकार है उनसे जो हमने बातचीत की है पहले हम वो रिकॉर्डिंग अपनी सखियों को सुनवा देते हैं। आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस है और इस अवसर पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर जयंत सरकार से जो उप महानिदेशक हैं प्रादेशिक मौसम विज्ञान विभाग मुंबई के। जयंत सरकार जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली आप देखेंगे कि हर साल हम 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम मनाते हैं ऑन डिफरेंट थीम्स। इसका कारण यह है कि वे बैक 1950 में ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्थापना हुआ था और उसको हम कोमेमोरेट करने के लिए एवरी ईयर हम 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये इस साल का जो टॉपिक्स है आवर ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर, तो हर साल 23 मार्च को ये हम मनाते हैं। जी, ये मौसम विज्ञान विभाग जो है इसकी कार्य प्रणाली के संबंध में आप हमें कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए हमारा जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है मुंबई का मैं हेड हूँ, हमारा जो डोमेन है 3 स्टेट में हम हमारा वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट सर्विसेज देते हैं। एक है गुजरात स्टेट, दूसरा महाराष्ट्र स्टेट और तीसरा है गोवा स्टेट।
तो मतलब पूरा वेस्टर्न रीजन जो है हमारे दायरे में आता है, जी जिसके लिए हम जो मेन जो हमारा काम है वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज देना और क्लाइमेट सर्विसेज देना। ऐसा कोई सेक्टर मेरे ख्याल से नहीं है जिसमें हम हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज नहीं देते हैं। ओके, एंड इसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वेदर फोरकास्टिंग सर्विसेज जो हम देते हैं, टू नेम ए फ्यू, मेनली हमारा एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो हमारा जो शेतकारी लोग है, जो फार्मर्स लोग है, उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। देन हमारा एविएशन सर्विसेज, देन हमारा फ्लड सर्विसेज, बाकी सारे सर्विसेज तो हम देते ही है, मैंने तीनों का नाम लिया है। जी, तो ये जो आप मौसम के बारे में बताते हैं, पूर्वानुमान जो लगाते हैं जी, तो इसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस तरह के हैं और वो किस तरह से अपडेट किए जाते हैं? एक्चुअली वेदर फोरकास्टिंग जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सर्विसेज जो सेवाएं है वो हम प्रदान करते हैं जी। इसका आधार ऐसा है कि हमारा पूरा ऑल इंडिया में या पूरा विश्व में जो है हमारा जो ऑब्जर्वेटरीज है वो फैले हुए हैं, ठीक है जी। तो जैसे हमारे स्टेट में बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज है, हमारा रीजन में बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज है। ये ऑब्जर्वेटरीज में कैसे होता है, मैनुअल ऑब्जर्वेटरीज होते हैं जो एवरी 3 आवर इंटरवल में डेटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवरेज, ये सारे डेटा को हर 3 घंटे में वो लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर हमारे पास भेजते हैं। वो होता है एक मैनुअल ऑब्जर्वेटरी। देन हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आता है, ओके, फैले हुए हैं। ये सारे कंटिन्यूअसली इट इज रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑल द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। देन हमारे पास ऑटोमेटिक रेन गज स्टेशन है। तो ये सारे गया आपका ऑब्जर्वेटरीज, ओके। देन हमारे पास है रेडार। हमारा बहुत अच्छा रेडार कवरेज है पूरा। आप अगर देखेंगे वेस्ट कोस्ट में एंड ईस्ट कोस्ट में जो ये सब कोस्ट जो है वल्नरेबल टू साइक्लोन है, इसमें रेडार कवरेज बहुत अच्छा है। देन हमारे पास जो सैटेलाइट है बहुत अच्छा सैटेलाइट है, जैसे मान लीजिए इनसेट 3DR, इनसेट 3D, कल्पना, ये सारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है हमको एवरी 20 से 25 मिनट में जो सैटेलाइट डेटा को अपडेट हो जाता है, ओके। दैट इज वेरी मच यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग आवर फोरकास्ट। तो हमारा ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क, हमारा रेडार नेटवर्क, हमारा मच बेटर सैटेलाइट, देन हमारा जो एक्सपर्टाइज है क्लाइमेटोलॉजिकल नॉलेज में, वो काम में आता है। एंड मोर ओवर हमारा जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है, वो काफी इम्प्रूव भी हम लोग कर चुके हैं जी। ये सारे जो फैक्टर्स है ये हमको बहुत मदद करता है टू गिव यू वेरी हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट। अगर अभी आप देखेंगे कि हमारा फोरकास्ट पहले मान लीजिए कंट्री वाइड फोरकास्ट दे दिए या पूरा स्टेट के लिए दे दिया, ऐसे दे देते, लेकिन हम कंट्री वाइड तो देते ही है, स्टेट वाइज भी देते हैं, मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन वाइज भी देते हैं, लेकिन हम अभी और भी हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट में आ गए हैं। हम अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी फोरकास्ट दे रहे हैं एंड इवन ब्लॉक लेवल में भी देना शुरू किया है। तो दिस इज कॉल्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट। एंड मेरे ख्याल से ऐसा दिन आएगा जब हम आपके लोकेशन में भी फोरकास्ट देंगे। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपके विभाग को, आपकी कार्य प्रणाली को। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो फोरकास्ट आप करते हैं, पूर्वानुमान हमें बताते हैं, इसका जो लाभ होता है कैसे पता चलता है आपको कि इसका जो लाभ हो रहा है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे हम बता रहे हैं कि हमारा एक इम्पोर्टेंट जो बहुत ही एक गुरुत्वपूर्ण जो सेवा है हमारा जो फार्मर्स लोग है, शेतकारी लोग है, उनके लिए है। अब अभी रिसेंटली दिखेंगे कि महाराष्ट्र में खास करके जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये एरिया में कुछ दिन से बारिश हो रहा है जी। हम क्या इसके जानकारी हम 7-8 दिन पहले दे चुके हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल इतना है जी। एंड हम इवन जिस डिस्ट्रिक्ट में नंदुरबार बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में, उसमें हमने बता दिया है कि इसी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम में आपको थंडरस्टॉर्म होगा, रेन होगा। एंड उसमें जो इसके हमारे फोरकास्ट के बेस पर वहाँ का जो एग्रीमेंट एडवाइजरी सर्विसेज अकॉर्डिंगली वो बनाया गया है। एंड इससे उनका वहाँ का जो शेतकारी लोग है उनका फीडबैक भी हमारे पास आ गया थ्रू व्हाट्सएप कि दे हैव गॉट द बेनिफिट ऑफ आवर फोरकास्ट, यू नो। सो इसी से हमको फीडबैक मिलता है, उसी से हमारा एक्यूरेसी के बारे में भी हमको पता लगता है। मोरोवर हमारा जो ऑब्जर्वेटरीज है पूरा स्टेट में, पूरा रीजन में, पूरा कंट्री में फैला हुआ है, तो हमको लोगों का फीडबैक मिलता है। प्लस हमारे पास क्राउड सोर्सिंग का भी एक जरिया है, जिसके जरिए लोग, मान लीजिए आप कोई एक जगह में हो, वो अगर आपके पास आपके उधर कुछ कैसे वेदर है उसके बारे में भी आप हमको जानकारी देते हैं, यू नो। ऐसे भी आपने ऐप डेवलप किया हुआ है, इसी से हमको
करेक्टनेस के बारे में, हमारा फोरकास्ट का करेक्टनेस के बारे में हमको जानकारी मिलती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर जयंत सरकार जी से। जयंत सरकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो रेणु जी, हमने विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के अवसर पर जो जयंत सरकार जी की ये बात सुनी और काफी बातें इससे जानने को मिली है। बिल्कुल, और इनसे बातचीत कर रहे थे जी श्याम जी। और वैसे भी मौसम जो है ना बड़ा मतलब बदलता रहता है। वैसे तो हम अधिकतर यही होता है, मजाक ही बनता है कि भविष्यवाणी सच नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अनुमान मिल जाता है, ये बहुत सहायक होता है। बिल्कुल, और वैसे भी हमने वर्षों तक प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है ना रेणु जी, उसका असर अब मौसम पर साफ नजर आता है। हम देख ही रहे ना कि कभी भी बारिश आ जाती है, जब बारिश का मौसम नहीं होता है तो भी, और जब ठंड का मौसम होता है तब भी हमें बहुत गर्मी लगती है। तो हम ये सोचते हैं अरे अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है, उसपे इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? मौसम तो पहले से बिगड़ रहा था, अब हमें समझ में आ रहा है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हमने कुछ गड़बड़ की है। हाँ, लेकिन अगर अब भी हम संभल जाएं तो भी देर अभी नहीं हुई है, संभाला जा सकता है। लेकिन तकलीफ तो यही है कि लोग समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है इसमें, हम क्या करेंगे। बिल्कुल समझेंगे लोग, क्योंकि इसीलिए 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन संयुक्त राष्ट्र के एक विभाग के रूप में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। मौसम विभाग कई विषयों पर शोध करता है। इसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी जैसे हैं, बादलों का फटना, ये सब, और चक्रवात की स्थिति की संभावनाएं, ये सब पता लगाई जाती है। बिल्कुल, और ये हवाई यातायात और समुद्री यातायात के लिए मौसम की सटीक जानकारी भी हमें उपलब्ध करवाता है। गुब्बारों, आधुनिक रडार और उच्च तकनीक से युक्त कंप्यूटर की सहायता से मौसम की सटीक जानकारी भी दी जाती है और अलग अलग शहरों के उच्चतम नियंत्रण तापमान और वहां के प्रदूषण का स्तर भी हमें ये विभाग जो है वो बताता रहता है। बिल्कुल, विश्व मौसम विभाग संगठन पहले शिपिंग और यात्रा से संबंधित जानकारी देता था, लेकिन समय के साथ साथ इसने जलवायु, मौसम और पानी से संबंधित सभी पहलुओं को अब बताना शुरू किया है और इस समय इस संगठन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब तो सैटेलाइट से पूरा चित्र खींचकर जिस तरह से भविष्यवाणी की जाती है तो बहुत हद तक सही रहता है। जी बिल्कुल, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मौसम विज्ञान शोध के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों में प्रोफेसर डॉक्टर विलो वाई सलाई अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज दिया जाता है और इसके अलावा द नॉर्बर्ट गेर्बियर मुम इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। जी, तो सिर्फ इसलिए कि हम मौसम के प्रति सजग रहें, सचेत रहें और प्रकृति को अपनी माँ की तरह जैसे है उसका सम्मान दें और उसको संभालें, है ना? और एक प्यारे प्यारे मौसम से संबंधित गीत भी सुना जा सकता है। मेरा मन आज मदहोश
करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। हाँ, तो रेणु जी, अगर मौसम अच्छा होता है तो इसी तरह से मन खिला खिला रहता है और उड़ने का भी मन करता है, ऐसी वादियों में जाने का भी मन करता है, मन खुश भी रहता है। मन खुश और रहता है। उसके साथ ही अगर किसी ऐसे प्यारे व्यक्ति का साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है। लेकिन आजकल तो हमें लगता है कि तब लोगों का उड़ने का इसलिए मन कर रहा है हाँ। क्योंकि कोविड वैक्सीन जो आ गया, तो अब लोगों को लग रहा है हम एक बार फिर घर से निकलेंगे, फिर उछलेंगे, कूदेंगे और उड़ेंगे खूब। हाँ, है ना? लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। नहीं करना है, नहीं करना है, इसके बारे में हम जानकारी देने के लिए रिकॉर्डिंग हमने की है। तो बृहन मुंबई नगर निगम के जो हमारे अपर आयुक्त हैं सुरेश काकानी जी, उनसे बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ हैं इस वक्त अपर आयुक्त बृहन मुंबई नगर पालिका सुरेश काकानी जी। इस वक्त टीकाकरण के आप इंचार्ज भी हैं, यानी कि कोविड-19 के लिए जो हम सुरक्षा का उपाय कर रहे हैं उसमें टीकाकरण। स्वागत है आपका कार्यक्रम में काकानी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। टीकाकरण के विषय में क्या योजना है आपकी, कैसे लगा रहे हैं लोगों को? अभी हमने पूरे मुंबई शहर में करीबन 100 वैक्सीनेशन सेंटर खोल रखे हैं जी। उसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति और 45 से 59 उम्र वाले व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारियां हैं, अन्य शिकायतें हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम टीका लगा रहे हैं। और आज तक हमने करीबन 10 लाख लोगों को टीका लगा दिया है और हमारा हर रोज 40,000 से 45,000 हम टीका लगाते हैं। इसके साथ ही हमको जो टारगेट है वो 75,000 और थोड़े समय में 1 लाख तक हमको हमारी पहुंचने की इच्छा है। वैसी तैयारी भी हमने कर रखी है। प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। काकानी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सामान्य आदमी को लगवाना हो तो क्या करे उसके लिए?
उसके दो रास्ते हैं। आप अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कोविन ऐप बनाया है या आरोग्य सेतु आपने देखा होगा, जी। आरोग्य सेतु भी जो कोविड-19 से बाधित व्यक्ति है उनको आरोग्य सेतु में डाटा एंट्री करना जरूरी होता है। जी। तो आरोग्य सेतु के माध्यम से या कोविन ऐप के माध्यम से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। आप अपनी कौन से अस्पताल में आपको जाना है वो चूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री फैसिलिटी चाहिए या पेमेंट फैसिलिटी चाहिए ये भी आप चूज कर सकते हैं। उसके साथ ही कौन से तारीख को आपको जाना है ये भी आप चूज कर सकते हैं। अगर ये आपको दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, चाहे जी। वो स्मार्टफोन आपके पास में नहीं हो या इंटरनेट का इस्तेमाल आप करना नहीं चाहते हो, जी। नहीं जानते हो, जी। तो ऐसे समय आप अगर अपने जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है या जो भी आपको गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, जी। आई कार्ड दिया है, वो लेकर आप चले जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ किया जाएगा और उसके साथ ही आपको टीकाकरण भी वहीं पे किया जाएगा। कितना समय लगभग लग जाता है? समय तो वैसे तो 1 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन जी। अगर मान लो कि वॉक इन वाले पेशेंट जो जिन्होंने पहले पंजीकरण नहीं किया है, ऐसे अगर ज्यादा पेशेंट में आ गए तो समय लग सकता है। क्योंकि 1 घंटा भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका टीका लगता है और टीका लगने के बाद में आपको आधा घंटा 30 जी। मिनट तक जो वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके देख रेख में रहना पड़ता है, ताकि आपको अगर कोई रिएक्शन आ रही है या आपको कोई असुविधा हो रही है जी। या आपको हालत में कुछ ऐसे असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो बदलाव जाती कोई है, आ रहा है। जी। तो उसके लिए आप पे देखरेख रखा जाता है और आधे घंटे बाद में आपको घर जाने दिया जाता है। सुरेश जी, ये जो आपने बताया कि पैसे और बिना पैसे के, तो दोनों में कुछ अंतर है? जो महानगर पालिका या जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे आपको कोई भी भुगतान देने की जरूरत नहीं है, जी। कोई भी मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो निजी अस्पताल है, जैसे बम्बई में भी करीबन हमने 60 निजी अस्पतालों को परमिशन दे रखी है, वहाँ पे आपको 250 रुपये आपको भुगतान करना है। लेकिन ये 250 रुपये में से 150 रुपये आपको वो जो आपका कलेक्ट करता है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है टीके के राशि के उपलक्ष्य में, जी। और 100 रुपये वो सेवा का लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल निजी अस्पताल है अपने पास में रख लेता है। सेवा के लिए रखते हैं। जी, वो सुविधाएं जो दे रहे हैं उसके लिए। हाँ जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि जो आपने कहा बदलाव आता है, तो कुछ रिएक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ दिक्कत भी आ रही है क्या? जब कोई भी हम जो नई दवाई लेते हैं तो अभी जो हमारे पास में बम्बई में 2 प्रकार के टीके उपलब्ध कराए गए हैं, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। और अच्छा। कोविशील्ड लेने के बाद में आपको थोड़ी सर्दी महसूस होना या फिर आपको ठंडी महसूस होना या फिर आपको हल्का सा बुखार आना या आपका बदन में दर्द होना, ऐसी शिकायतें कहीं कहीं मतलब 1% व्यक्तियों में आ सकती है, सभी को आएगी ऐसा नहीं है। जी। लेकिन जिस दिन आप टीका लेते हैं तो उस दिन आप अगर शाम को आराम करें और जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे आपको कोई टैबलेट दे सकते हैं, पैरासीटामोल बोलिए, जी। उन्होंने अगर देते हैं आपको तो वो लेकर आप अगर आराम करते हैं तो आपका दूसरे दिन आप भले चंगे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो उसमें कोई भी ऐसी बहुत गहरी रिएक्शन आई है ऐसा देखने को हमको मिला नहीं है। जी, ये कोविशील्ड की जो बात कर रहे हैं, और दूसरा आपने क्या बताया सर? कोवैक्सीन भी है। कोवैक्सीन भी एक हमारी भारत बायोटेक की जो भारतीय कंपनी है, उसमें भी रिएक्शन आने का प्रमाण काफी कम है। जी। अच्छा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? थोड़ा सा लोगों की जो शंका है उसका समाधान कर दें। निश्चित रूप से उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी। टीका लेना है, टीका जैसे हम अपने बच्चों को भी टीका देते हैं, चाहे पोलियो का हो, चाहे डिप्थेरिया का जी। हो, चाहे MMR का हो, तो उस समय उसके बाद में उस बीमारी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए उसी तरीके से अब वो बच्चों को हटाकर वो बच्चों की जगह कर हमने अपने आप को रख लिया जी। और हमने टीका कर लिया, तो हमको जो कोविड-19 की बीमारी का हमको मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी, हमको उसका असर नहीं करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टीका लगा लिया तो मैं मुक्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपको मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोना है और सामाजिक अंतर बनाए रखना है, ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ऐसा मान के हमको चलना होगा। जी, इसके साथ साथ ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर वालों, तो जैसे हम जाना चाहते हैं तो कोई भी चला जाए या प्रेफरेंस देते हैं या उनको लेना चाहिए? आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि पहले हम उनको लगने दें, क्या करें? नहीं, प्रेफरेंस मतलब अभी 45 से 59 वाली उम्र जो व्यक्ति है उनको अगर कोई अन्य बीमारियां हैं तो वो भी वहां जा सकते हैं। जी। 60 साल के ऊपर वाले व्यक्ति भी जा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस ये दे रहे हैं कि जो व्हीलचेयर पे आता है, जिसको कोई बैठने में दिक्कत होती है जी। या जो स्ट्रेचर पर है, तो इसको हम प्रायोरिटी में दे देते हैं।
और बाकी व्यक्ति आधा घंटा या 1 घंटा रुकने के बाद में उनको हम दे देते हैं। तो ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो हम बोलते हैं, जो पहला आया जी। पहला पाया, अच्छा। उस मुताबिक वो तत्व का हम पालन करते हैं। अच्छा, उसका पालन चल रहा है। कुछ खास लोग अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए? कुछ ऐसी भी है श्रेणी क्या? उस समय मैं ये सलाह दूंगा कि अपने जो अपने पे इलाज करने वाले जो वैद्य के व्यवसायी हैं, जो डॉक्टर है, उनसे सलाह मशवरा करें। वो अगर हाँ कहते हैं तो जरूर आप टीका लेने के लिए जाए, और वो जिस सूचना का पालन करें, उस सूचना का भी आप अगर अवलंब करते हैं तो आपको टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, डायबिटीज है या कुछ ब्रेन का कोई दिक्कत है तो भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही जाएं। डॉक्टर से सलाह इसलिए कि जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो जी। ट्रीटमेंट कौन सी दे रहे हैं ये उनको पता होता जी, है। वो जी। वो वैद्य की भाषा समझ पाते हैं, तो वो आपको सलाह मशवरा जैसे देंगे वैसा आपने जाना चाहिए। अच्छा, कोविड जिसको हो चुका है और वो ठीक हो चुका है, क्या उसको भी लेना चाहिए? उसको जो ठीक होने के उपरांत उसको रुकना जरूरी है 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते के बाद में वो टीका ले सकता है। आज मैं अगर कोविड हो गया, मैं दुरुस्त हो गया, कल दुरुस्त हो गया, जी। तो जिस दिन दुरुस्त हुआ उसे 6 हफ्ते के बाद में मैं टीका लेने के लिए पात्र हो जाऊंगा। पात्र हो जाऊंगा, यानी 6 हफ्ते तक न ले लेकिन पहले। जी, जी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि ये कितनी डोज है इसकी, कितनी बार लेना है और कितने दिन के अंतर पर लेना है? ये 2 डोज में लेना पड़ता है। पहला डोज आज अगर लेते हैं तो 28 दिन रुकना पड़ता है। 28वें दिन या 29वें दिन आप दूसरा डोज लेने के लिए पात्र हो जाते हो। अच्छा, काकानी जी आपने बहुत अच्छा बताया। और ये हम क्या पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है? हाँ जी, पूरे देश में यही व्यवस्था चल रही है। उसमें हेल्थ केयर वर्कर भी वो हम टीका दे रहे हैं, और फ्रंटलाइन वर्कर जो कोविड में जी। जिन्होंने शासन के काम साथ किया में है, काम जी। कर रहे हैं, उनको भी टीका देने का कार्यक्रम शुरू है, सब जगह शुरू है। अच्छा, किसी खास जैसे कोई बड़ा संस्थान है, अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या वहां जाकर भी टीका देने की कुछ है व्यवस्था? मुंबई में तो निश्चित रूप से हमने हमारे म्यूनिसिपल के करीब 26 अस्पताल में हमने खोल रखा है। आप कभी भी चले जाइए वहाँ पे, आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है, लेकिन सब व्यवस्था हमने, बैठने की व्यवस्था है जी। आपको, बाकी जो बेसिक सुविधाएं लगती है वो व्यवस्था हमने कर रखी है। ऑनलाइन सिस्टम है, आप जाओ टीका करो और आधा घंटा रुकने के बाद में आप आ सकते हो। तो मुंबई में जो 80% टीकाकरण हो रहा है जी। वो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में हो रहा है या गवर्नमेंट के अस्पतालों में हो रहा है। निजी अस्पतालों का भी उसमें सहयोग है, और जी। सहयोग भी बढ़ेगा ऐसा हमको उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जो अभियान चल रहा है उससे सभी को लाभ मिले, इस उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। सुरेश काकानी जी, आपने इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी को नमस्कार। 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 तो अभी हम बात कर रहे थे बृहन मुंबई नगर पालिका के अपर आयुक्त सुरेश काकानी जी से। से कोई नींद लिए जाता है।
रेणु जी, वैसे जी। कोई भी अगर आंखों से नींद लिए जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोविड-19 जैसी कोई बीमारी अगर आपकी नींद उड़ा दे तो ये बड़ी भयंकर बात होगी। इसके लिए जैसा कि सुरेश काकानी जी ने हमें बताया है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, तो सावधानियां क्या रखें। रखनी है वो भी आप ख्याल रखें जी। ताकि किसी बीमारी की वजह से नींद ना उड़े। हाँ, बिल्कुल। और जो खास बात ये है कि जो कह दिया कि टीका लगवा लिया, इसका मतलब नहीं कि आप मास्क ना पहने या सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करें या बार-बार साबुन से हाथ ना धोएं, जी। ये सब ना करें तो बेहतर है। और नींद की जब बात आती है और सपनों की बात आती है तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग ढंग से लोग सपने देखते हैं और उसको पूरा भी करते हैं ना। हाँ। तो ऐसी ही एथलीट सुधा सिंह, हाँ, जिन्होंने बिल्कुल। सपना देखा और बन गई, है ना? बिल्कुल, आज सखी विशेष के अंतर्गत हम इनकी बात कर रहे हैं। सुधा सिंह का जन्म 25 जून 1986 को हुआ। मूलतः वो ग्राम पोस्ट भीमी, जिला अमेठी की है, लेकिन फिलहाल वो अपने परिवार के साथ रायबरेली में रहती है। सुधा के परिजनों ने उनकी रुचि खेल में देखने के बाद लखनऊ के स्पोर्ट्स हॉस्टल में उनका दाखिला करवा दिया और यहाँ सुधा जी ने अपने खेल में निखार लाने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, निरंतर बिल्कुल। आगे बढ़ती गई। बिल्कुल। करीब 5 वर्ष तक लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के हॉस्टल में रहकर आपने निरंतर अभ्यास किया, ट्रेनिंग ली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2009 में एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी, और सुधा ने अपने इसके बाद 2010 में हुए एशियन खेल की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2013 में एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता और 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में रजत पदक जीता। रियो ओलंपिक 2012 और लंदन ओलंपिक 2016 में देश का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। जी हाँ, इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए मात्र 34 वर्ष की आयु में ही हमारे देश का जो खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया गया और उसके बाद पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। एथलेटिक जगत में वो रायबरेली एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हैं। सुधा सिंह ने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के दम पर खेल में खुद को साबित किया है और दुनिया भर में हमारे देश का, अपने देश का नाम भी गौरव बढ़ाया है ना। बिल्कुल, इस तरह की जब उपलब्धियां हमारी सखियां प्राप्त करती है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में नाम तो होता ही है, उस व्यक्ति का भी होता है और देश का भी नाम ऊंचा होता है। सुधा का मन बचपन से ही खेल कूद में लगता था और जिसके चलते स्कूल में होने वाली खेल प्रतियोगिता में वो हमेशा हिस्सा लेकर प्रथम या द्वितीय स्थान पर आती थी और खेल के दम पर तत्कालीन सरकार ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई और यश भारती सम्मान से सम्मानित किया। एथलेटिक्स में डीकैथलॉन के बाद सबसे कठिन स्पर्धा मानी जाती है स्टीपल चेज, जिसमें सुधा सिंह ने अपने हुनर का लोहा मनवाया और इसीलिए आज हम उनकी बात कर रहे हैं। और स्टीपल चेज की अगर हम बात करें तो अपनी सखियों को हम याद दिला दें, अपने श्रोताओं को, कि अगर आपने पान सिंह तोमर फिल्म देखी है तो पान सिंह तोमर इसी स्टीपल चेज में ही उन्होंने भी अपना हुनर दिखाया था। हाँ। और जब उनके गुरुजी ने बताया कि नहीं तुम क्यों उसमें करोगे, क्योंकि उनके जो होने वाला दामाद था उसमें जा रहा था। हाँ। तो उन्होंने मान गया कि ठीक है, गुरु ने कहा है तो मान जाते हैं। स्टीपल चेज के लिए उनको तैयार किया। हाँ। और किस तरह से उन्होंने भी विश्व में अपना, हमारे देश का नाम रोशन किया और अपना भी नाम रोशन कर लिया। बिल्कुल, और जब सखियां हमारी इस तरह से अपने देश का नाम ऊंचा करती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात होती है। तो हम सबको गीत सुनवा देते हैं जी, ऐसा। आज आसमां से आ गई आगे मैं जहां
उड़ी उड़ी और सुधा सिंह के उड़ान की जो यात्रा है उसके बारे में हमने जाना। और मंगलवार के दिन हम अपने श्रोताओं को करियर की जानकारी भी देते हैं। अच्छा मंजू, हमें लगा कि वो गीत की जो बात है तो उड़ी उड़ी तो कुछ हवा में जो रंग उड़ेंगे ना, होली आने वाली है तो शायद उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो भी उड़ेंगे। समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी हमें कि जैसे ही होली का दिन आएगा तो वैसे बाहर तो जो रंग उड़ेंगे वो उड़ेंगे ही, लेकिन हमारे कार्यक्रम में जो रंग बिखरेंगे वो भी अगर श्रोता सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितने रंग हैं उसमें। कितने रंग हैं, बिल्कुल सही बात है। और अलग अलग रंगों की बात जब होती है तो खेत खलिहान देखते बनता है, लेकिन पहले जो है ना खेत खलिहान से संबंधित ही सिर्फ मौसम विभाग को समझा जाता था ना। ये माना जाता था कि खेत के बारे में बताएंगे कि हाँ आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उस हिसाब से पानी डालें नहीं डालें। लेकिन अब काफी सब कुछ बदल चुका है, जैसा हमने पहले कहा ना कि सैटेलाइट के माध्यम से सब पिक्चर सामने आ जाती है, पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है नहीं आने वाला है। और इससे क्या होता है कि जो उड़ानें हैं यानी कि जो हवाई यात्रा है, जो हवाई जहाज उड़ती हैं, उनके भी परिवहन और उनके बारे में भी भविष्यवाणी करने से बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, है ना। तो इनकी भूमिका बिल्कुल बदल गई है। हाँ, और खेल के मैदान में भी किस समय खेल रखा जाए ताकि मौसम जो है वो अपना रौद्र रूप ना बता सके, तो उस बात का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये मौसम विज्ञान की वजह से बड़ी एक तब्दीली आई है सारे कामकाज में और सुविधा भी हुई है। और यही कारण है कि मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करने वाली प्रयोगशालाओं, अंतरिक्ष विभाग और टेलीविजन चैनल पर मौसम विज्ञान एक अच्छे करियर की दावत दे रहा है। यदि आपको हवा, बादल, समुद्र, बरसात, धुंध, कोहरे, आंधी, तूफान और बिजली में दिलचस्पी है तो मौसम विज्ञान का क्षेत्र न केवल आपकी इन क्षेत्रों की जिज्ञासाओं को शांत करेगा बल्कि एक करियर का अच्छा अवसर भी देगा। अब मंजू इतनी सारी चीजें तुमने बता दी है ना, क्या बचा? धुंध, कोहरा, आंधी, तूफान, सब तो इतना विस्तृत इसका क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में आप किसी भी एक उसमें अध्ययन करके अपनी रुचि के हिसाब से परिचालन, अनुसंधान, ऑपरेशंस, रिसर्च, ये बहुत सारे उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र हैं उसके, इन विषयों में भी आप कर सकते हैं। और बहुआयामी करियर है, आप कुछ भी बना सकते हैं अपने उस दिशा में जाकर। और ऑपरेशंस के तहत जैसे मौसम उपग्रहों, राडार, रिमोट सेंसर, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट और इन सब से संबंधित जो भी बातें हैं, सूचनाएं एकत्रित कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। जी, ये सब कुछ आता है ऑपरेशंस के तहत। और ये भविष्यवाणी समुद्र में आने वाले तूफान तथा चक्रवाती हवाओं से मछुआरों और समुद्री राह में चलने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर जानमाल के नुकसान से बचाने का कार्य करती है। और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोमेटोलॉजी, मेरीन मेट्रोलॉजी और एविएशन मेट्रोलॉजी में विशेषता हासिल करनी पड़ती है। फिर आप उसी क्षेत्र में जाते हैं और इसके बाद आपको और आगे पढ़ाई करनी है तो शोध कार्य भी किया जाता है। और शोध कार्य के लिए मौसम विज्ञान में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा बहुत असीमित इसका क्षेत्र है, तो बहुत संभावनाएं वहां बन जाती हैं। और मौसम के आधार पर ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, फसलों का आकलन किया जाता है। और अब तो खेल के मैदान में जैसे कहा मंजू तुमने बताया कि खिलाड़ी भी मौसम की हाल जानकर ही उतरते हैं। और वैसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अच्छा कैसी गीली होगी तो बॉलिंग पहले लेना है कि बैटिंग पहले लेना है, ये सब भी सोचते हैं ना। हाँ, और कई बार ओवर्स जो है वो भी कम कर दिए जाते हैं अगर संभावना हो बारिश की या बीच में हो जाए तो। मौसम विज्ञान से जुड़े शोधार्थी मौसम के विशेष अवयवों जैसे कि हवा, नमी, तापमान संबंधी सूचनाओं और आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और ये तय करते हैं कि मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। बिल्कुल। और हमारे देश में विश्वविद्यालय और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां से मौसम विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमटेक और शोध भी किया जा सकता है। और इसमें अध्ययन के कई क्षेत्र हैं, जैसे पहले बताया कि एरोलॉजी, एविएशन, मरीन और सिनोस्टिक और डायनेमिक मेट्रोलॉजी भी है, क्लाइमेट्रोलॉजी भी है और ऐसी अनेक शाखाएं हैं अलग अलग। और इन शाखाओं में इस विज्ञान को हम बांट सकते हैं। और पढ़ाई के बाद शिपिंग से लेकर एविएशन और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, सेना में भी मौसम सलाहकार के रूप में नौकरी पा सकते हैं। इस क्षेत्र में
लाने के लिए विज्ञान विषय में अच्छे नंबर लाना और उसमें रुचि होना अति आवश्यक है और मुख्य विषय है इसके फिजिक्स और मैथ्स यानी कि भौतिकी और गणित। गणित जरूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र के जो काम है उसमें मुख्य रूप से मौसम की पूरी जानकारी दी जाती है। कौन सा मानसून कहाँ से किस तरह से आ रहा है, किस दिशा की ओर जाएगा, सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी होगी, बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी या तूफान आएगा, आदि आदि। हाँ, है और जो मुख्य संस्थान है जहाँ से आप इस विषय में पढ़ाई कर सकते हैं उनकी भी जानकारी हम अपने श्रोताओं को दे दें। बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, प्रादेशिक विज्ञान केंद्र मुंबई, आईआईटी खड़गपुर और कोचिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी केरल, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर ये विषय आपके रुचि के हैं तो करियर बनाइए इसमें जरूर। और बताइए हमें बताइए कि आज बारिश होगी या बूंदाबांदी होगी ऐसा। लेकिन हम अभी एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। हाँ, बताइए क्या। कि गीत बजेगा अब। जी। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताके नैना, जोड़ जोड़ के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ, गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ। साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ, ओ झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको, जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, चूम चूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना।
देखूं मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। तो भाई देखो मौसम क्या बहार है, और वाकई में जब मौसम में बहार हो हाँ। तो मन खिला खिला यूं भी हो ही जाता है। लेकिन हमारे जो साथी ना हाँ। ऐसे ऐसे संदेश लिखकर भेज रहे हैं कि लग रहा है बाहर आ गई कार्यक्रम में। और उससे भी मन खिल जाता है। हाँ बिल्कुल मन खिल जाता है, और बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। दीप शिखाएं बुझती नहीं, दीप शिखाएं बुझती नहीं, मन की गति रुकती नहीं, वहीं ये फूलों की बगिया है, ये कांटों की गलियां नहीं, ये भारत की भूमि है, यूं ही किसी को मिलती नहीं। जी क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद शहीद इनको। दिवस के लिए बहुत सुंदर लाइन है। जी, और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कोविड-19 के बारे में वार्तालाप सुनने से बहुत सी गलतफहमी हमारी दूर हो गई, और इतनी बारीकियों से समझाया सुरेश काकानी जी ने, तो उनको हम धन्यवाद देते हैं और विविध भारती टीम का भी शुक्रिया ये अदा कर रहे हैं। तो इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने ये भी साझा किया है मंजू की उन्होंने खुद टीका लगवा लिया है, पहली डोज ले ली है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है जी। तो ये भी हम साझा करना चाहते हैं क्योंकि एक मतलब प्रत्यक्ष लोगों का खुद का अनुभव है। तो जैसा काकानी जी ने बताया ही था कि कुछ को होता है, कुछ को बिल्कुल नहीं होता है। हाँ जी। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। और एक और श्रोता है हमारे, उन्होंने लिखा है कि विगत 6-7 सालों में मौसम का चक्र बिगड़ गया है और फरवरी मार्च अप्रैल में कभी भी पानी गिर जाता है। ये सब पर्यावरण के बिगड़ने और प्रकृति के असंतुलित हो जाने के कारण हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं ही है। उसका कारण है जंगलों का कटना, पेड़ों का कटना, और आवश्यकता से अधिक से अधिक आप पेड़ लगाएं ताकि इन संकटों से हम बच सकें। ये बात इन्होंने लिख के भेजी है, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। और इसके अलावा और श्रोता ने ये भी लिखा है कि आज पूरे विश्व में कोरोना दोबारा जो है अपने पांव पसार रहा है और ये बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए आप जैसा कि अभी माननीय काकानी जी ने बताया है और बाकी भी बातें जो बताई जा रही है सैनिटाइजर के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और खास तौर से मास्क के बारे में, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अच्छा होगा। तो इन सब श्रोताओं को हम एक बार फिर से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये भी बता दें कि कल सखी सहेली में हम आपको बताएंगे वर्ल्ड टीबी डे के बारे में, डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से विशेष बातचीत, और वहीं खगोल वैज्ञानिक हमारी सखी विशेष में खास तौर से हम लेकर आएंगे खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर अनुप्रिता मोरे से बातचीत भी हम सुनवाएंगे। अच्छा, जैसे तुमने कहा कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खान पान का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल रखना चाहिए खान पान का ध्यान, तो क्योंकि खान पान जो होता है वो तो मुख्य भूमिका निभाता है हमारे स्वास्थ्य को अच्छा या खराब करने में। और खाने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। है ना, हम लोग कहते हैं पेट नहीं तो भेंट नहीं। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि ओट्स आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, तो इसके क्या क्या फायदे हैं ये हम सोचे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो है कि रेशे बहुत है, यानी कि फाइबर बहुत है। तो हम बराबर सुनते हैं कि हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी है। तो ओट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कर सकती हैं। और बाकी फायदे तो मंजू अभी बताएंगी, लेकिन हम उससे पहले ये बता दें, जैसे हम बेसन का चिला बनाते हैं उसमें आप चाहे तो एक मुट्ठी ओट्स डाल लें। अब देखिए कितना कुरकुरा बनेगा और उसका स्वाद भी थोड़ा सा अलग होगा। हाँ। और ओट्स को बनाना भी बड़ा आसान है। एक सबसे पहले तो हम बता दें कि ओट्स है क्या। जैसे आपने जौ एक शब्द सुना होगा और कहते भी हैं कि जौ बहुत उपयोगी होता है। बस जौ से बिल्कुल वैसा ही एक और अनाज होता है जिसे जई कहते हैं, यानी यूं कह सकते हैं कि जौ और जई भाई बहन है। हाँ। तो अब ये मत पूछिएगा कौन भाई है कौन बहन है। तो वो जो जई होती है ना, उसका जैसे कि चावल से पोहा बनता है, उसी तरह से जई से जो थोड़ा सा उसे चपटा करके बनाया जाता है, जैसा बना देते हैं। हाँ, तो वो हो जाता है ओट्स। और ओट्स आजकल बहुत उपयोग में आ रहा है क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। और मोटे अनाज की जो बार बार बात आती है, यानी कि गेहूं का हम कम प्रयोग करें, ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है उसमें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि, और वैसे भी यहाँ पर एक जानकारी और हम देना चाहते हैं खास तौर से कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा दाल चावल आटा ये जो है हमारा मुख्य भोज्य पदार्थ है, दाल चावल रोटी। नहीं, रोटी गेहूं वाली नहीं,
अगर हम भारत के स्टेपल फूड की बात करें, मुख्य खाद्य पदार्थ की, तो गेहूं नहीं था, मोटे अनाज थे, जैसे ज्वार, बाजरा, जई, ये सब चीजें थी, रागी। तो एक बार फिर से हमें उस पर लौटना पड़ेगा। हाँ, है ना? और कई लोगों को उसी में ओट्स है। बिल्कुल, और कई लोगों को वो जो रोटी बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए एक और अच्छा ऑप्शन है कि इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा गेहूं के अंदर मिला दें, तो उसकी पौष्टिकता भी मिल जाएगी और आपको बनाने में तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल हम ओट्स की बात करते हैं, तो इंस्टेंट ओट्स जो होता है वो आसानी से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इसकी बजाय स्टील कट ओट्स जो होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है, उसको रोल्ड ओट्स भी कहते हैं। तो वो मार्केट में उपलब्ध है, तो वो आप ले आइए और उसे कुछ भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपकी मनपसंद की जितनी सब्जियां हैं वो मिला दीजिए और थोड़े से घी के अंदर बघार लगा करके आप थोड़ा पानी डालिए, जब उबल जाए तो ये ओट्स सब्जियां डालिए और एक अच्छा उबाल उसमें आ जाए तो आपका ओट्स तैयार है खाने के लिए। यानी कि जैसे कि दलिया बनाते हैं, दलिया थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं पकने में, लेकिन ये है, या यूं कहें खिचड़ी आप बना लीजिए, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। उसको एक अनाज के तौर पर है, लेकिन ये ज्यादा मुलायम होता है दाल चावल या उससे जो बना हुआ हम फ्लेक्स बता रहे हैं आता है, बिल्कुल चिप्स है जो वो और तैयार इसे होती है। स्नैक्स के रूप में, बेक्ड आइटम के रूप में, कुकीज में और दूध में उबालकर खीर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ओट्स बनाने के लिए जो सही मात्रा चाहिए दूध या पानी की, यानी आप इसे पानी में उबाल सकते हैं या दूध में उबाल सकते हैं, लेकिन जितना आप ओट्स लेंगे उसके लगभग 3 गुना दूध या 3 गुना पानी उसमें आपको डालना होगा, क्योंकि वो उबलने के बाद फूलता बहुत ज्यादा है। इसके लिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। तो ओट्स का सेवन जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है, यानी ये दिल के लिए फायदेमंद है। और इसमें मौजूद फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि पाचन संस्थान को सही ढंग से रखने में भी उपयोगी होता है, तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। अच्छा, तो मुझे लगा कि तुमने कहा कि दिल के लिए अच्छा होता है, तो हमने कहा दिल अच्छे से धड़कने लगेगा क्या? बिल्कुल, दिल की सेहत के लिए जरूरी है रेणु जी, अगर दिल की सेहत अच्छी रहेगी तो वो अच्छे से धड़केगा। अच्छा, और दिल की धड़कनों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो दिल की धड़कनें भी टिक टिक करती हैं, लेकिन लपडप करती हैं, लेकिन घड़ी जो है वो टिक टिक करती है, वो भी करती है। तो हमने भी देख लिया कि घड़ी की सेहत हमें क्या कह रही है और उसने हमें इशारा किया कि बस अब अपनी बातचीत को बंद करें। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली